नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और इंटेलेक्ट कोचिंग में आपका स्वागत है। और मैं असम के जितने भी अभी नए नए वैकेंसीज आए हैं उसके लिए मैं वीडियोस बना रहा हूं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में आपके लिए अवेलेबल होंगे। और इसमें मैं नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, लेकिन नोट्स जो होंगे वो मुझसे उसके लिए आपको फ़ीस देना पड़ेगा। और नोट्स जो होंगे वो बाइलिंगुअल होंगे, इंग्लिश और बंगाली दोनों में ही होंगे। और काफ़ी सारे जो रिक्रूटमेंट्स आए हैं, जैसे कि ASCV हो गया, आसाम पुलिस हो गया, और PNRD एक्सेट्रा, एग्रीकल्चर, ये सब जो एग्ज़ाम्स जो आ रहे हैं आप लोगों के, तो उसमें काफ़ी सारे सिमिलरिटीज़ हैं। सिमिलरिटीज़ कोर्सेस में, सिलेबस में काफ़ी सारी सिमिलरिटीज़ हैं, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, इंडियन हिस्ट्री हो गया, आसाम हिस्ट्री हो गया, तो ये सब, आसाम जियोग्राफी, पॉलिटी, तो इन सारी जो बल्कि कोर्सेस हैं और जो कंबाइंड जो चीज़ें हैं सारे कोर्सेस की, तो उसको मैं पहले फिनिश करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद में स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की ओर जाऊंगा, जैसे कि एग्रीकल्चर के स्पेसिफिक कुछ कोर्सेस को आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद फिर अगर कोई PNRD के लिए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ना पड़ेगा, अकाउंटेंसी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो उन सब चीज़ों में हम थोड़ा लेट में जाएंगे, और पहले हम लोगों को जो बल्कि कोर्सेस हैं इसको हम लोगों को ख़त्म करना है। पॉलिटी, हिस्ट्री, उसके बाद हो गया इकोनॉमिक्स, और फिर हम लोगों का रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये काफ़ी बल्की हैं, और इन सब चीज़ों को पहले ख़त्म करना काफ़ी ज़रूरी है। और ये ज़्यादा मार्क कैरिंग भी हैं, ये ज़्यादा मार्क्स कैरी करती हैं। और मैंने पहले भी बताया कि मेरे जो नोट्स हैं ये बाइलिंगुअल हैं। ये इसलिए बाइलिंगुअल हैं, दो लैंग्वेजेस में है, क्योंकि बच्चों को बच्चे जो एग्ज़ाम हॉल में जाकर बैठते हैं तो उन्हें लैंग्वेज को लेकर काफ़ी परेशानी की झेलनी पड़ती है। इसलिए लैंग्वेज के कारण ही काफ़ी सारे क्वेश्चंस वो गलत मार्क करके आ जाते हैं। तो जब वो दोनों ही लैंग्वेजेस में एक ही नोट्स को पढ़ेंगे तो उनकी एक लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होगी, और जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है वो आसानी से समझ पाएंगे। और एक चीज़ कि ये जो लेक्चर जो भी देख रहा है, वो लेक्चर देखने के बाद अगर वो इन नोट्स को पढ़ ले, तो मुझे नहीं लगता कि उसे फिर से उस चीज़ को फिर दोहराना पड़ेगा, वो उसको याद हो जाएंगे आसानी से। तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा लेक्चर का पहला पार्ट है, जिसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। एंशिएंट हिस्ट्री मतलब एकदम पौराणिक युग वाला, पौराणिक युग जो प्रस्तर युग था उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए, समय काल जो है, इसको प्री हिस्टोरिक टाइम भी कहते हैं। प्री हिस्टोरिक टाइम इसलिए, देखिए यहाँ पे प्री हिस्टोरिक पीरियड कौन सा होता है। प्री हिस्टोरिक पीरियड होता है जिसमें कोई भी लिखित रूप से कोई एविडेंस नहीं मिलता है, कोई भी प्रमाण नहीं है कि ये लिखित रूप से ये ऐसा ही था। ठीक है, तो जो लिखित रूप से प्रमाण नहीं है उसको हम लोग बोलेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिसमें सिर्फ एक एक छोटी छोटी चीज़ों के आधार के रूप में, जैसे कि कार्बन डेटिंग हो गया, कार्बन डेटिंग के डाटा के हिसाब से हम समय का अनुमान लगा सकते हैं कि नहीं, ये चीज़ इतने सालों पहले हुई होगी। अब जैसे कि प्रस्तर युग में लोग क्या थे, कहते हैं कि वो आज के, जैसे आज के जो होमोसेपियंस है उनकी तरह नहीं थे, वो कुछ बंदरों के जैसे दिखते थे। तो धीरे धीरे इवोल्यूशन होने के बाद वो हमारे जैसे बने, हम आज जैसे हैं वैसे हम लोग बने हैं। तो हुआ क्या कि वो धीरे धीरे जब डेवलप हो रहे थे तो उस काल को स्टोन एज का नाम दिया गया। पहले प्री हिस्टोरिक पीरियड को देखिए 3 भागों में बांटा गया है, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज। और स्टोन एज को फिर काफ़ी पार्ट्स में बांटा गया है, पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, और लोअर पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक और अपर पेलियोलिथिक। देखिए, आसाम के रिक्रूटमेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ये अगर ये हमारी हिस्ट्री है तो हमें थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी रखना ज़रूरी है, इसीलिए मैंने ये चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर दी। आगे बढ़ते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स में जाएंगे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आसाम के बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन ये चीज़ भी आपके लिए जानकर रखना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने मोहनजोदारो फिल्म काफ़ी लोगों ने देखी होगी, तो ये उसी मोहनजोदारो या हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के बारे में है। सिंधु कहाँ पर है? सिंधु सभ्यता हम जहाँ पर भी बात करते हैं तो सिंधु नदी के किनारे जो सभ्यता बसी हुई थी उसी को सिंधु सभ्यता कहते हैं। सिंधु नदी कहाँ है? देखिए, आज के कश्मीर में और पाकिस्तान में है। इसका उद्गम होता है कहाँ से? चाइना से होता है। चाइना के मानसरोवर लेक के पास से यहाँ इसका उद्गम होता है, इस नदी का। और ये नदी घूमती हुई पहले इंडिया में आती है, फिर उसके बाद फिर
उसके बाद घूम जाती है, यहाँ पे हिंदू कुश पर्वत है, वहाँ से घूमती है, घूमने के बाद हिंदू कुश पर्वत के किनारे से घूमती है और घूमते हुए ये पाकिस्तान में घुस जाती है और पाकिस्तान में घुसने के बाद वहाँ पे वो सीधे जाके अरब सागर में मिल जाती है। ये है हमारी सिंधु नदी। तो सिंधु नदी के किनारे जो भी सभ्यता बसी हुई थी उसको सिंधु सभ्यता कहते हैं, सिंधु सभ्यता कहते हैं। और ये सिंधु सभ्यता कितनी पुरानी है? ये पुरानी है लगभग 2500 से 1700 BCE, 1700 BC। अब BCE का मतलब क्या है? BCE का मतलब पहले आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद देखिए ये नीचे जो मैंने एक लाइन ड्रॉ की हुई है इसको ध्यान से देखिए। बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, एक मार्क दिया हुआ है नीचे देखिए। जब जन्म हुआ था जीसस क्राइस्ट का, तो जीसस क्राइस्ट के जन्म से लेकर आज तक जो भी डेट है वो काउंट हो रहा है और वही हम इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से मानते आ रहे हैं। जो कि यहाँ पे देखिए जीसस क्राइस्ट के जन्म से लेकर और राइट में जब हम बढ़ेंगे तो 2023 यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी आज 2023 है अभी, तो ये 2023 है। तो हम लोग ये मान सकते हैं जीसस क्राइस्ट के जन्म के टाइम को हम 0 माने तभी आज 2023 हुआ है। और उसके पहले का डेट का क्या है? उसका पहले का डेट तो हम लोगों को काउंट नहीं हो पाएंगे, तो इसीलिए वो पिछले मतलब कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के कितने पहले हुआ वो काम, या उस समय से कितने पहले ये चीज़ें हुई होंगी, तो उसके हिसाब से ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि नहीं ये इस टाइम से ये इतने पहले हुआ होगा। तो यहाँ पे देखिए BCE मतलब बिफोर कॉमन एरा, ये कॉमन एरा है हम लोगों का 0 से लेकर अभी 2023 ये हो गया हमारा कॉमन एरा, और ये हो गया हमारा बिफोर कॉमन एरा। बिफोर कॉमन एरा मतलब कि उसके पहले का जो टाइम था वो बिफोर कॉमन एरा है। उस चीज़ों में जितनी भी चीज़ें हुई होंगी, जितनी भी घटनाएं हुई होंगी, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 2500 से लेकर 1700 BCE मतलब कि उस जीसस क्राइस्ट के जन्म के 2500 से 1700 साल पहले, 2500 से लेकर 1700 साल पहले के टाइम में ये इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वहाँ पे। तो आज के टाइम से हम लोग देखें तो लगभग 4500 साल होता है, क्योंकि 2023 इधर हो गया और 2500 साल उधर हो गया, तो लगभग 4500 साल मान सकते हैं हम लोग। तो आगे बढ़ते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता क्या थी। सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के आसपास में पाई जाती थी। ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पाई जाती थी। नॉर्थ वेस्ट क्या होता है? देखिए यहाँ पे नीचे इंडिया का एक टूटा फूटा मैप बनाया है मैंने, उतना ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझ आने के लिए ये काफ़ी है। तो यहाँ पे एक दिया हुआ है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। देखिए नॉर्थ ऊपर है, उसके देखिए फिर लेफ्ट में हमारे वेस्ट दिख रहा है। तो नॉर्थ वेस्ट मतलब ऊपर, और ये वेस्ट के बीच में, इस बीच वाला पार्ट में हम लोगों का सिंधु सभ्यता रहा होगा। यहाँ पे जहाँ पे पाकिस्तान लिखा हुआ है, भारत का अगर हम नॉर्थ वेस्ट देखें जिस साइड में होगा, यही होगा हमारा नॉर्थ वेस्ट इंडिया। और ईस्टर्न पाकिस्तान, अब पाकिस्तान हमारे पाकिस्तान जहाँ पर है उसका तो ईस्टर्न साइड हो गया ना, ईस्टर्न मतलब पूर्व दिशा में। तो पूर्व दिशा के साइड में ये सिंधु सभ्यता रही होगी। हमारे यहाँ के सिंधु सभ्यता में हमारे यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे स्पॉट्स हैं, जैसे कि हरियाणा हो गया, दिल्ली का भी कुछ पार्ट्स आता है, पंजाब है, फिर राजस्थान है, गुजरात है, उसके बाद कश्मीर का भी कुछ हिस्सा आ जाता है। तो ये सारे सिंधु सभ्यता के पार्ट थे। और पाकिस्तान में तो काफ़ी सारे स्पॉट्स हैं ऐसे जो सिंधु सभ्यता, जिसमें सिंधु सभ्यता के खुदाई के काफ़ी सारे मतलब कि एविडेंसेस मिले हुए हैं। और काफ़ी सारे जो टाउन्स थे, टाउन प्लानिंग थे, जो भी थे, वो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं पाकिस्तान में मिलती हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं बिफोर कॉमन एरा। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो सिंधु सभ्यता है उसके बारे में इंपॉर्टेंस क्या चीज़ें हैं। उस समय में सिंधु सभ्यता में उस समय में क्या था कि टाउन प्लानिंग ज़बरदस्त थी। टाउन प्लानिंग काफ़ी अच्छी थी वहाँ पे। जैसे कि हम लोग के किसी भी टाउन में हम जाएं, असम के किसी भी अच्छे शहर में जाएं, तो हम लोगों को ड्रेनेज सिस्टम अच्छे से देखने को नहीं मिलती। जहाँ पानी अच्छे से ड्रेन नहीं होता है, बारिश हुई तो फ्लड हो जाता है। अच्छे से एक बिल्डिंग बनाई गई तो वो धंस के गिर जाती है। काफ़ी सारे मतलब लेक्यून है, काफ़ी सारी कमियां हैं हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि उस समय का जो टाउन प्लानिंग था ना, वो काफ़ी अच्छी थी। वहाँ पे टाउन प्लानिंग में यहाँ से 9 से 14 फीट की चौड़ी सड़कें थी। उस सड़क के किनारे ठीक ग्रिड सिस्टम उसको कहा जाता था कि
सिर्फ राइट एंगल में 90 डिग्रीज राइट एंगल में वो सड़कें काटती थी, और आड़ी टेढ़ी सड़कें वहाँ पे नहीं थी, और घर भी काफ़ी सुंदर सुंदर से बनाए जाते थे। देखिए यहाँ पे बीच में रास्ता बना हुआ है और छोटे छोटे घर मैंने बनाकर दिखाए हैं। इस तरीके से पूरा शहर का जो उनका प्लानिंग था वो काफ़ी अच्छा था, और उसके आसपास में ड्रेनेज सिस्टम भी था, और उन लोगों के पास 2 स्टोरीज बिल्डिंग भी थी। 2 स्टोरीज बिल्डिंग मतलब कि हम लोग बनाते हैं ना कि दो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर ऐसे जो बनता है, वो उनके पास 2 स्टोरीज बिल्डिंग भी हुआ करती थी। हाँ, अच्छा, यहाँ पे काफ़ी सारे जो इम्पोर्टेंट टाउन्स थे उनके नाम दिए गए हैं। मोहनजोदारो है, हड़प्पा है, चन्नूदारो है, कालीबागान है, लोथल है। हाँ, ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट शहर रहे थे सिंधु सभ्यता में। सिटाडेल देखिए, सिटाडेल क्या होता था उस समय में। सिटाडेल होता था कि वहाँ पे फ्लड्स काफ़ी ज़्यादा आते थे, तो फ्लड्स के वजह से लोग क्या करते थे, वहाँ पे जो अन्न जो होता था, अन्न उसके बाद व्हीट राइस जो भी होता था, उसको क्या करते थे, एक ऊंचे स्थान पर जो कि शहर के पश्चिम की ओर होता था, पश्चिम की ओर काफ़ी ऊंचे स्थान पर एक मतलब कि सीरियल्स को, राइस व्हीट्स इन सबको रखने के लिए एक बड़ा सा स्थान बनाते थे, जिसमें 6-7 ये होते थे, मतलब कि उसको रखने का एक कंटेनर बड़ा करके बनाते थे, उसमें उसको रखा जाता था। उसको सिटाडेल बोला जाता था, कि जो कि शहर के पश्चिम की ओर होता था। वेस्टर्न साइड ऑफ द टाउन ऑन द रेज्ड प्लेटफॉर्म। रेज्ड होता है ऊंची जगह, रेज्ड प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म हो गया ऊंची जगह, रेज्ड प्लेटफॉर्म। ग्रेट बाथ, देखिए ये मोहनजोदारो में था। मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ था। मोहनजोदारो शहरे स्नान करार जन्य 180 इंटू 108 फीटर तालाबेर व्यवस्था एवं पासे बाथरूमेर व्यवस्था छिलो। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ग्रेट बाथ बनाया गया था, उसका जो लेंथ था वो 180 फीट और ब्रेड जो था 108 108 फीट का था, और उसके पास में जो छोटे छोटे ये बनाए गए थे, बाथरूम्स बनाए गए थे, और उस बाथरूम में भी आप स्पेसिफिकली देख सकते हैं कि अगर कभी आप नेट में सर्च करके देखें, गूगल में सर्च करके देखें, तो वहाँ पे मिलेगा कि वो जो उसका फ्लोर था ना, वो जो बाथरूम का जो फ्लोर था वो भी टिल्टेड था, थोड़ा सा टेढ़ा था, कि पानी से अगर आदमी नहाए तो वो पानी धीरे से ड्रेनेज में चला जाए। तो काफ़ी एडवांस और अच्छी टाउन प्लानिंग हुआ करती थी, ग्रेट बाथ हुआ करते थे। लोगों का विश्वास है कि अभी मतलब कि ग्रेट बाथ जो था वो लोग वहाँ पे नहा के पूजा वूजा कुछ करते होंगे। उस समय की बात है, अभी तो पता नहीं किस चीज़ में यूज़ होता होगा वो ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ था क्या, एक तालाब था, बड़ा सा तालाब। हाँ, वो तालाब के पास में ही छोटे छोटे बाथरूम्स बने हुए थे, उसी में लोग जाकर नहाते थे। देखिए डांसिंग गर्ल ब्रॉन्ज स्टेचू, डांसिंग गर्ल ब्रॉन्ज स्टेचू, ये देखिए मैंने साइड में एक ट्राई किया है ड्रॉ करने के लिए, ऐसी ही थी कुछ, एक काली रंग की दिखती है, भी ब्रॉन्ज की एक मूर्ति मिली थी वहाँ पे। ये अभी न्यूज़ में है, ये इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी न्यूज़ में है। तो ब्रॉन्ज स्टेचू जो थी वो एक मूर्ति निकली थी, और उससे अनुमान लगाया जाता है कि उस समय की जो मतलब कि कलाकृतियाँ जो थी वो भी बनाई जाती थी, और काफ़ी लोग कला के प्रति भी आकर्षित थे। ऐसी चीज़ें इससे अनुमान लगाया जा सकता है। उसके हाथ में चूड़ियाँ थी। हाँ, फिर ऐसी काफ़ी सारी स्पेसिफिक मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इस ब्रॉन्ज स्टैचूज़ के बारे में। तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रॉन्ज स्टैचू डांसिंग गर्ल की जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो वो सिंधु सभ्यता से रिलेटेड है। ऐसी आपको मतलब ये चीज़ें ध्यान में रखनी है बस। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, कौन कौन से एनिमल्स को वहाँ पे पाला जाता था? डॉग है, कैट है, बफेलो है, हाँ, एलिफेंट है, पिग है, कैमल है। हाँ, एक चीज़ है जो घोड़े को पालने को लेकर वहाँ पे काफ़ी सारी मतलब बहुत सारे थिंकर्स का कहना है कि नहीं, घोड़ा वहाँ पे पाला नहीं जाता था। कहीं कहीं पे कहा जाता है कि नहीं, घोड़ा वहाँ पे पालते थे, तो इसको लेकर काफ़ी डिस्प्यूट भी है। 2 स्टोरीज बिल्डिंग मैंने पहले भी बताई। हाँ, इवन बिफोर अराउंड द 4500 ईयर्स एगो दे आर एबल टू बिल्ड द 2 स्टोरीज बिल्डिंग। देखिए 4500 साल पहले भी वो मतलब 2 स्टोरीज बिल्डिंग बनाने में सफल थे। तो वो काफ़ी एडवांस उस समय की जो थिंकिंग थी, काफ़ी आगे उन लोगों की सभ्यता थी। देखिए वैदिक समय काल, वैदिक समय काल कौन सा था? 1500 से लेकर 1100 BCE। वैदिक समय काल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वैदिक समय काल को 2 भागों में भाग किया जाता है मेजरली।
हाँ, एक ऋग वैदिक पीरियड है और एक है लेटर वैदिक पीरियड। ऋग वैदिक पीरियड में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, जिसमें लोग हवा, वायु, उसके बाद बिजली, इन सारी चीज़ों की पूजा किया करते थे। वहाँ पे मूर्ति पूजा काफ़ी कम देखने को मिलती थी, और वहाँ पे ज़्यादातर पूजा होती थी पुरंदर, जिसको इंद्र कहा जाता है, शिव कहा जाता है, शक्ति कहा जाता है, इन सारी देवी देवताओं की पूजा होते थे। और मूर्ति पूजा जो थी वो मतलब रिलेवेंट नहीं थी, मूर्ति पूजा उस समय में नहीं होती थी। जो ऋग्वेदिक पीरियड है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी। उसके बाद अगर हम आ जाएं तो लेटर वैदिक पीरियड की जब हम बात करते हैं, तो लेटर वैदिक पीरियड में काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई थी। जैसे कि वुमेंस का अधिकार, उतना समानता नहीं दिया जाता था, सोसाइटी में काफ़ी चेंजेस हो गई थी। और जैसे कि एनिमल सेक्रीफाइस, बलि प्रथा, ये सब काफ़ी चीज़ें प्रिवेलेंट हो गई थी। काफ़ी सारी पूजाओं में एनिमल सेक्रीफाइसेस किए जाते थे, एनिमल्स को लेकर बलि दिया जाता था। तो ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलती। अब वेद कितने हैं? वेद देखिए, वैदिक समय काल की बात हम कर रहे हैं, तो वेद कितने? वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। हाँ, ये जो वेद हैं ये संस्कृत में लिखे जाते थे। ये जिस समय में लिखे गए उसी समय काल को क्या कहा जाता है? हाँ, वैदिक काल कहा जाता है। यहाँ पे देखिए 1500 से लेकर 1100 BCE का जो समय था, उसी समय में ये वेद लिखे गए थे, ऐसा अनुमान है। देखिए आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ पे 2 फेजेस मैंने बताया अभी, ऋग वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड, 2 फेजेस हैं। कहा जाता है कि गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है, गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। अथर्ववेद जो है वो बाकी जो मिडिल के जो है ना, यजुर्वेद और सामवेद, इसमें सिर्फ हाइंस हैं। हाइंस मतलब क्या होते हैं कि कविताएं होती हैं, स्तुति होती हैं, देवी देवताओं की पूजा करने के लिए स्तुति जो बनाई जाती हैं, हाँ, वो सब लिखी होती हैं। और कुछ में एक गाने की तरह उसको प्रेजेंट किया जाता था, एक पोएम की तरह प्रेजेंट किया जाता था, ऐसे उसको हाइम्स कहा जाता है। तो उसके बाद आ गया अथर्ववेद। ये देखिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और काफ़ी सारे मैंने एग्जाम्स के क्वेश्चंस में इसको देखा है कि इसके लिए क्वेश्चंस मतलब प्रश्न इसमें इसके ऊपर आया है। अथर्ववेद वाज अबाउट टू मेडिसिनल डिस्कवरीज एंड द ब्लैक मैजिक। ये चीज़ें ये सबसे लास्ट में कंपाइल हुई थी। ये जो वेद है ये सबसे लास्ट में बना था, और इसमें क्या है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के बारे में दिया हुआ है, और काफ़ी सारे रोग जो होते थे, जो डिजीज़ होते थे, उसके उपचार के बारे में दिया हुआ है इसमें। और ब्लैक मैजिक के बारे में भी इसमें मतलब उल्लेख है। ब्लैक मैजिक का काफ़ी सारे मंत्र तंत्र ये सब इसमें है। तो आगे बढ़ते हैं। उपवेद। उपवेद क्या होता है? 4 उपवेद हैं, आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद और शिल्पवेद। आयुर्वेद क्या है? मेडिसिन के बारे में। गंधर्ववेद है सिंगिंग, और उसके बाद धनुर्वेद हो गया आर्चरी, जो धनुर्विद्या थी ना, वो अर्जुन को आप लोगों ने देखा होगा कि नहीं, उसके लिए एक पूरी ट्रेनिंग लेते थे, धनुक, तीर धनुक, वो सब कैसे चलाते हैं, उसके बारे में थी ये धनुर्विद्या। और उसके बाद आ गया हम लोग का शिल्पवेद। शिल्पवेद क्या है? आर्ट एंड क्राफ्ट्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, और हमारे इंडिया में ये काफ़ी पहले से प्रिविलेंट थी। लोग जब तक सिविलाइज नहीं थे तब हमारे यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट्स काफ़ी आगे बढ़ चुका था। हाँ, तो शिल्पवेद हमारे यहाँ से पहले से ही एग्जिस्ट करता है। तो ये हो गया हमारा। देखिए जो वैदिक काल है ना, इसके बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो काफ़ी इलाबोरेट हो जाएगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा, लेकिन हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही डिस्कस करके आगे बढ़ रहा हूँ। अगर कभी भी ज़रूरत पड़े, मुझे लगा कि नहीं इसके ऊपर काफ़ी और वीडियोस बनाने की ज़रूरत है, तो मैं आगे बढ़ूँगा, तो आगे भी और वीडियोस बनाऊँगा। तो देखिए आगे बढ़ते हैं जैनिज़्म के ऊपर, जैन धर्म के ऊपर। ये अराउंड 600 BC मतलब कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से 600 साल पहले, ऐसा मान लीजिए आप। इसके फाउंडर कौन थे? ऋषभदेव थे। ये पहले तीर्थंकर थे। उन्होंने इस जैन धर्म की स्थापना की, और पहले तीर्थंकर दूसरे तीसरे से करते करते 24वें तीर्थंकर जो थे उनका नाम है महावीर। महावीर जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये जो 24वें तीर्थंकर हैं महावीर। उनके द्वारा जो है काफ़ी चीज़ें इस धर्म
के प्रोपगेशन में काम में आई। और इट हैज़ द 2 सेक्ट्स, हाँ 2 सेक्ट्स मतलब क्या, सेक्शंस। तो श्वेतांबर और दिगंबर 2 सेक्शंस थे। अभी कभी पूछ लिया कि श्वेतांबर और दिगंबर क्या थे, तो 2 सेक्शंस थे जैन धर्म के। ये चीज़ें याद में रखिएगा। इसके ऊपर भी बहुत लंबी कहानी है, तो अभी डिस्कस करके वो फ़ायदा नहीं। फर्स्ट जैन काउंसिल कब हुआ, कहाँ हुआ था? काउंसिल क्या होता है? काउंसिल एक कॉन्फ्रेंस की तरह होता था कि लोगों को जमा करो, एक धर्म की एक प्रोपागेशन के लिए, एक धर्म की स्थापना के लिए क्या क्या कदम जरूरी हैं, कैसे कैसे उसके धर्म ग्रंथ बनेंगे, क्या बनेंगे, सब कुछ डिस्कस होता था, वो होता था काउंसिल। तो फर्स्ट जैन काउंसिल कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र कहाँ है? बिहार में है। हाँ, किसने करवाया था? स्थूलबाहु ने करवाया था। और सेकंड जैन काउंसिल जो है वो वल्लभी में हुआ था। और मेन चीज़ देखिए ना, किसी भी धर्म में धर्म ग्रंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और क्या सिखाती है ये जैन धर्म, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। देखिए यहाँ पे नॉन वायलेंस, अहिंसा, ट्रूथ टेलिंग, झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है, डू नॉट स्टील, कभी चोरी नहीं करनी है, किसी की प्रॉपर्टी को एक्वायर नहीं करना है, किसी का संपत्ति पर अधिकार नहीं करना है, और जो लास्ट जो पॉइंट है ना, एंड ऑब्जर्व कंटिनेंस, ब्रह्मचर्य का पालन करना। ऑब्जर्व कंटिनेंस, ये जो कंटिनेंस वाला पार्ट है ना, ये डाला गया था महावीर द्वारा, जो 24वें तीर्थंकर थे, जो लास्ट तीर्थंकर थे, उनके द्वारा इस चीज़ को इसमें डाला गया था। मतलब कि इनको कंपाइल किया गया था। ब्रह्मचर्य की बात उन्होंने ही कही थी पहले। और जैन धर्म में और एक चीज़ है, रत्नत्रय। रत्नत्रय क्या कहता है कि राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट। राइट फेथ क्या है कि जो भी विश्वास करो अच्छे से देखकर, जानकर, सुनकर करो। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा कि जब कोविड-19 का केस आया था, तो कोविड-19 के टाइम में भी लोग कहने लगे कि नहीं, जैसे कि माता आती हैं वैसे ही कोविड भी कोई एक देवी हैं, इनको भी पूजा किया जाए। तो ये क्या होता है? अंधविश्वास होता है। तो अंधविश्वास से इंसान अगर बच के रहे तो काफ़ी मतलब हेल्पफुल होता है। वो अगर क्रिटिकल थिंकिंग करे कि नहीं ये सही है कि गलत है, लोग को चाहे कुछ भी कहें, आपको क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर सोचना है कि नहीं ये सही है या ये गलत है। तो अगर वो सही गलत का अनुमान लगा सकता है, राइट फेथ है, जिस चीज़ का प्रूफ है, प्रमाण है, उसके ऊपर ही विश्वास करना, तो यही हो जाता है राइट फेथ। राइट नॉलेज, हाँ राइट नॉलेज। अभी किसी ने कह दिया कि नहीं यहाँ पे तो भैया एक ये चीज़ होगी, उसने वहाँ पे चोरी की, वहाँ पे ये कर दिया, तो आपने एक इंसान के कान एक इंसान के मुंह से एक इन्फॉर्मेशन ली और उसको आपने एज इट इज़ आगे बढ़ा दिया, तो बिना जाने। और आपके मोबाइल में भी एक इन्फॉर्मेशन आया, एक वीडियो आया, आपने उसको देखा और फॉरवर्ड कर दिया। तो आपने अगर नहीं जांचा कि उस चीज़ वो इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है, उसको बिना जाने अगर फॉरवर्ड कर दिया, तो ये तो आपको आपके नॉलेज में आया ही नहीं ना चीज़ कि वो कितना तक सही है। तो जो भी इंसान नॉलेज रखेगा, जो भी इंसान नॉलेज लेगा, वो राइट होना चाहिए, वो सही होना चाहिए। वो बिल्कुल सही नॉलेज होना चाहिए। और अगर किसी ने कुछ भी कह दिया, आपने विश्वास कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और राइट कंडक्ट, जो भी काम करो, जो भी कर्म करो, वो सही करो, बिल्कुल सही होना चाहिए। उसमें कोई भी ये नहीं होना चाहिए, मतलब कि ऐसा काम करो कि किसी का मतलब कि हार्म ना हो, किसी की क्षति ना हो, ऐसा काम करना चाहिए। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बुद्धिज़्म की ओर। बुद्धिज़्म में आते हैं गौतम बुद्ध, फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म। गौतम बुद्ध जो थे वो कहाँ के थे? वो आज का जो नेपाल है ना, नेपाल में एक गांव हुआ करता था। उस समय में क्लैन कहा जाता, क्लैन मतलब वो छोटे छोटे गांव का जो समूह था उसको क्लैन कहा जाता था। तो एक क्लैन से थे वहाँ पे। गौतम बुद्ध वाज द फाउंडर ऑफ द बुद्धिज़्म। हिज एक्चुअल नेम वाज सिद्धार्थ। उनका एक्चुअल नाम था सिद्धार्थ। उनके पिताजी का नाम था शुद्धोधन थारू और माँ का नाम था महामाया। आगे बढ़ते हैं। उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, जो क्लैन कहा जाता है ना, तो उनका लुम्बिनी में हुआ था। बुद्धिज़्म के 3 भाग हैं, हीनयान, महायान और वज्रयान। ये चीज़ आपको एकदम बाय हार्ट कर लेनी है, उसको भूलना नहीं है। हीनयान, महायान और वज्रयान, ये 3 ये थे।
और बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो होते हैं, टेक्स्ट मतलब क्या, ग्रंथ, क्या ग्रंथ में क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे विनय पिटक है, जिसमें रूल्स और रेगुलेशन जो बुद्धा ने कहा था वो चीज़ें यहाँ पर हैं। सुत्त पिटक जो वो लेक्चर्स देते थे वो उसमें लिखा गया था सुत्त पिटक में। और अभिधम्म पिटक में धार्मिक नियम जो बनाए जाते हैं वो सब इसमें अभिधम्म पिटक में है। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए जो बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुए थे, बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में देख लीजिए। काउंसिल्स क्या होते हैं, मैंने पहले भी बताया, जैन काउंसिल हुए थे। जैन काउंसिल एक कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें धर्मों का जो धर्म ग्रंथ है उसको कंपाइल किया जाता है या बनाया जाता है उसके बारे में, और जो धर्म का प्रवर्तक धर्म के जो प्रवर्तक होते हैं वो अपनी बात रखते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं कि ये धर्म इतना अच्छा है और इसमें आपको आने से ये सामाजिक इन दुष्कृतियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। देखिए और एक इम्पोर्टेंट बात मुझे याद आई, अभी मैं बता दूं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म उस समय में काफ़ी फैला था, क्योंकि हिंदू धर्म में काफ़ी सारी जो कुरीतियाँ हैं, जो अंधविश्वास थे, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। जैसे कि जो हमारा हिंदू धर्म में कास्ट सिस्टम है, कास्ट सिस्टम के खिलाफ काफ़ी लोगों ने मतलब कि लोगों को वो अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि एनिमल सेक्रीफाइसिंग थी और कि कोई एक कास्ट ही मेहनत करेगा, बाकी कास्ट कोई राजा बनेगा, कोई मेहनत करेगा। तो ऐसे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स थी कास्ट सिस्टम में, तो उन चीज़ों को डिस्कस नहीं किया। तो उन कास्ट सिस्टम के विरुद्ध एक समानता वाला, एक जिसमें सब इक्वल हैं, ऐसा कोई धर्म जब मिलता है तो लोग उसके प्रति अट्रैक्ट ऑब्वियसली होंगे। तो जो जैन धर्म और बुद्ध धर्म था उसमें सब समान थे, इसीलिए लोग क्या हुए, अट्रैक्ट होकर बुद्ध धर्म और जैन धर्म के प्रति काफ़ी आकर्षित हुए। और आज भी देखिए चाइना है, म्यांमार है, लाओस है, कंबोडिया है, ऐसे बहुत सारे देशों में बुद्धिस्ट की संख्या भारी मात्रा में है। तो हमारे देश में काफ़ी कम है, क्योंकि फिर से जब बुद्धिज़्म कमज़ोर हुआ ना, तो फिर से वो जो ब्राह्मणिज़्म है या हिंदू धर्म है वो फिर से ओवरकम कर गया और फिर से प्रिविलेंट हो गया। हिंदू धर्म ही वो मेजर बन के हमारे देश में अभी भी है। तो आगे बढ़ते हैं। बुद्धिस्ट काउंसिल पहला कहाँ हुआ था, राजगीर में हुआ था। राजगीर बिहार में है। फिर सेकंड काउंसिल कहाँ पे, सेकंड काउंसिल हुआ था वैशाली में। थर्ड काउंसिल हुआ था पाटलिपुत्र पटना में, जो सम्राट अशोक द्वारा करवाया गया था। पाटलिपुत्र जो है वो पटना ही है, बिहार में है। फोर्थ काउंसिल जो है वो कश्मीर में हुआ था, जब कनिष्क राजा थे उनके द्वारा करवाया गया था। देखिए ये सारे लेक्चर्स ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे और इसमें मैंने दोनों लैंग्वेजेस को इनकॉर्पोरेट किया है, इसलिए आपको ये समझने में काफ़ी आसानी होगी और पढ़ेंगे आप लोग जब, तो आप लोगों को मैंने अच्छे से समझ आएगा। तो इन नोट्स को अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करने के बाद आपको 501 रुपये का फ़ीस देकर और इस चीज़ को आपको, इन नोट्स को आपको लेना पड़ेगा। ये जीएस का पार्ट है, काफ़ी जीएस का पार्ट, जिसमें करंट अफेयर्स होंगे और मैथ्स होगा, रीजनिंग होगा, उसके बाद पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री, इन सारी चीज़ों को कवर करवाया जाएगा। आसाम हिस्ट्री, आसाम जियोग्राफी, इन सारी चीज़ों को कवर करवाया जाएगा। तो कवर करवाने के बाद आपको, और क्या है कि इस चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएंगे तो क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस चीज़ की हेल्प मिलेगी, और जितना ये फैलेगा उतना मुझे भी हेल्प होगा और मुझे भी इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं, मैं आगे और भी अच्छी वीडियोस बनाऊँ आप लोगों के लिए। थैंक यू आज के लिए।